हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लूसेंट में आगे, जो कि है फैक्ट अबाउट गांधी। एंड आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे लूसेंट के। फैक्ट्स अबाउट गांधी में हम जानते हैं कि इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। यूएन ने डिक्लेयर्ड करा है 2 अक्टूबर को एज ए इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक है, ये यूएन गांधी जी के डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसको इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे डिस्कस वो डिक्लेयर कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। फादर थे इनके करमचंद, मदर थी पुतलीबाई, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई। लिटरेरी इन्फ्लुएंस गांधी जी पे जॉन रस्किन का, जो कि अनटू दिस लास्ट था। एमर्सन का थ्योरी, लियो टोल्स्टॉय द बाइबल एंड गीता का। लिटरेरी वर्क अगर देखा जाए तो हिंद स्वराज 1909 में इनके द्वारा लिखी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी 1927 में। रिवील करे थे इन्होंने अपने इवेंट्स ऑफ लाइफ 1922 तक के, जो भी इनके जीवन में थी चीज़ें। एज एन एडिटर इंडियन ओपिनियन इन्होंने करा था 1900 से 1915 के बीच में, इंग्लिश एंड गुजरात में शॉर्ट पीरियड के लिए, हिंदी एंड तमिल के अंदर। हरिजन करके 1919 से 31 के बीच में इंग्लिश गुजराती हिंदी। यंग इंडिया 1933 से 42 के बीच में इंग्लिश गुजराती, एंड गुजराती नाम था उसका नवजीवन करके। कुछ अदर नाम महात्मा गांधी जी के। महात्मा यानी कि संत किसके द्वारा दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर 1917 में। मलंग बाबा, नंगा फकीर, नेक संत, ये कबीलेस जो कि कहाँ के थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के 1930 में उनके द्वारा दिया गया था ये नाम। हाफ नेक्ड संत, ये दिया गया था नाम एज मतलब अर्ध नंगा फकीर, इंडियन फकीर, ट्रेटर फकीर, विंस्टन चर्चिल के द्वारा 1931 में। राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1944 में। मेन इवेंट्स जो कि गांधी निरा के समय पर, रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था ये, और ये लाया गया था जो उस टाइम पे वॉइस रहे थे लॉर्ड कैम्पसफोर्ड, और सेडिशन कमेटी अपॉइंट करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1980 में। जस्टिस थे रोलेट, जो कि एक एक्ट बनाते हैं, यानी कि कुछ सर्टेन रिकमेंडेशन देते हैं ये जो सेडिशियस एक्टिविटीज थी भारत में उसको कम करने के लिए। रोलेक्ट एक्ट एक तरीके से एक अनब्रिडल्ड पावर दे दी जाती है गवर्नमेंट को कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को जेल में डाल सकते हैं सस्पेक्ट को बिना किसी ट्रायल के। और ये जो एक्ट है, और उसने एक बहुत ज़्यादा गुस्सा, आक्रोश पैदा कर दिया था लोगों के बीच में, यानी कि बिना कुछ इन्फॉर्म करे, बिना कुछ बताए, संदेह के आधार पर उनको जेल में डाल देना, ना वकील ना दलील करके, इसके लिए बोला भी जाता था। ठीक। और गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो लड़ेंगे इसके खिलाफ, तो उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट करा 6 अप्रैल 1919 में। उनको अरेस्ट कर लिया गया 8 अप्रैल 1919 को, और फिर बाद में इंटेंसिफिकेशन हुआ इस एगिटेशन का दिल्ली, अहमदाबाद एंड पंजाब में उनके अरेस्ट होने के बाद। जलियांवाला बाग हुआ 13 अप्रैल 1919 में। ये जो कांड था जलियांवाला बाग मस्केर, जो अरेस्ट हुआ था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल का 10 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के थ्रू। तो क्योंकि वो सत्याग्रही थे, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट हो गया था पंजाब के अंदर में। और जो एक पब्लिक मीटिंग थी जो कि होनी थी 13 अप्रैल 1919 को पार्क में, कौन से? जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर के अंदर में। यहाँ पे काफ़ी लोग गैदर होते हैं, और मतलब बच्चे छोटे उठे ये सब, क्योंकि क्या था कि रोलेक्ट एक्ट ने एक मीटिंग पे भी पाबंदी लगा ली थी, तो यहीं पे ही वो सोच रहे थे कि यहाँ पे एक साथ मीटिंग करके फिर आगे का प्लान वगैरह करेंगे कि किस तरीके से इनको निकाला जाए, ये सब चीज़ें करके। लेकिन मीटिंग जैसी होने वाली थी, तो जो रेनाल्ड एडवर्ड हैरी REH डायर ने ऑर्डर करा एक इंडिस्क्रिमिनेटली हैवी फायर का। कहाँ पे? उस भीड़ पर, और लगभग काफ़ी लोग मारे गए उसमें, और लगभग बताया जाता है कि उसमें मरने वालों में बच्चे भी थे, औरतें भी थीं। मोर देन 1200 पीपल वाउंडेड। और उस समय पे माइकल ओडायर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। ओके। जो मैस्केयर था वो टर्निंग पॉइंट था इंडिया और ब्रिटिश रिलेशंस के बीच में। इसने काफ़ी लोगों को इंस्पायर करा इन लोगों के खिलाफ खड़ा होने में और फ्रीडम के लिए। सरदार उधम सिंह ने, जो कि इंडियन पैट्रियट थे पंजाब के, उन्होंने माइकल ओडायर को लंदन में 1940 में मार दिया। ओके।
खिलाफत मूवमेंट 1920 से 22 के बीच में चला। ये जो खलीफा थे जो कि सुल्तान थे तुर्की के, उनको एक रिलीजियस हाइट देखा जाता था और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय पे उनको गद्दी से हटा दिया था। और क्योंकि गद्दी से हटाने का कारण ये था क्योंकि ब्रिटिश वगैरह ये सारी जो चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे, या जो भी एक कारण रहा था उनका एक तरीके से। बट हाँ, वो अपनी सेफ्टी इंश्योर कर रहे थे। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट हो जाता है मुस्लिम्स के बीच में। तो जो अली ब्रदर्स थे इंडिया में, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, वो लॉन्च करते हैं एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, क्योंकि गद्दी से हटा दिया था उनको, तो जिसको खिलाफत मूवमेंट बोला जाता है। और मौलाना अबुल आज़ाद कलाम आज़ाद जो कि लेड कर रहे थे इस मूवमेंट को, और ये सपोर्ट करा गया था गांधी जी के द्वारा एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ही। एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी प्रिवेल करनी थी लोगों के बीच में कि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक गलत चीज़ें भी फैल रही थी कांग्रेस के बारे में कि वो हिंदू उसको रिप्रेजेंट करती है, मुस्लिम्स को नहीं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया और गांधी जी ने भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाया। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो कि आपको देखने को मिलेगा 1920 से 22 के बीच में ये चला था। जो कलकत्ता सेशन था सितंबर 1920 का, इसमें कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास करा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए एंड डिफाइंड करा स्वराज एक अपना अल्टीमेट एम गांधी जी के अकॉर्डिंग। ये जो मूवमेंट था इन्विसेक करा है इसने, और काफ़ी लोगों ने अपने टाइटल्स जो कि वो सरेंडर भी कर दिए थे और अपने ऑफिस से भी रेजिग्नेशन वगैरह सारी चीज़ें दे दी थी, ठीक। और बॉयकॉट करा था, बॉयकॉट भी कर दिया था काफ़ी कोर्ट्स का, लॉयर्स के द्वारा भी रिफ्यूजल कर दिया था जनरल पब्लिक ऑफर का। और गवर्नमेंट जॉब बॉयकॉट करा था, फॉरेन गुड्स वगैरह का। गांधी जी मतलब अली ब्रदर्स के साथ खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। नेशन वाइड एक टूर भी करा, पंजाब भी गए पंजाब भी गए और लाला लाजपत राय जी के साथ भी चीज़ें करी इन्होंने काफ़ी। और इसके अलावा एजुकेशनल बॉयकॉट भी करा गया। ये जो बॉयकॉट था, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स वगैरह काफ़ी सारे बॉयकॉट करे गए अदर लोगों के द्वारा भी। काफ़ी लॉयर्स भी थे, मोतीलाल नेहरू, सी अरदासी, राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, ये सारे बड़े बड़े प्रख्यात लॉयर थे। अरुणा असफ अली, और इन्होंने अपने ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिसेस जो थी अपने फील्ड की वो भी छोड़ दी थी। और जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था उसने मतलब क्या कर दिया था, जो फॉरेन क्लॉथ वगैरह थे उन सबको भी पहनने से मना कर दिया। सारी चीज़ें फॉरेन चीज़ों का भी क्या करा, एक बहिष्कार करा। एक ड्रामेटिक एक एक्ट हो जाता है, ड्रामेटिक इवेंट हो जाता है इस समय पे। मतलब इवेंट क्या है, कुछ नहीं, कि यहाँ पे एक विजिट होते प्रिंस ऑफ वेल्स की। और जो जिस दिन वो लैंड करे थे भारत में बॉम्बे के अंदर में 17 नवंबर 1921 को, उनको ग्रीट करा गया। उन्होंने देखा कि खाली सड़कें हैं और सारे शटर डाउन है, यानी कि लोगों ने इस तरीके से उनका स्वागत करा। वो जो आए थे, कौन, जो कि किंग थे, मतलब प्रिंस थे वेल्स के। और जो अटैक हो गया था उसी समय पे लोकल पुलिस पे एंग्री पीजेंट्स के द्वारा चोरी चौरा में, जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, 5 फरवरी 1922 में, जिसने कि पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। और गांधी जी शौक हो गए इस चोरी चोरा कांड से, क्योंकि वो नॉन वायलेंस चाहते थे। और फिर इसको विड्रॉ करना पड़ा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को फरवरी 12 1922 को। स्वराज पार्टी 1923 में, यानी कि गांधी जी का डिसीजन था कि वो कॉल ऑफ करेंगे एगिटेशन का, जो कि कॉज करी गई है फ्रस्ट्रेशंस के द्वारा मासेस के बीच में, ठीक। क्योंकि जो भी एगिटेशन कॉज कर रही है फ्रस्ट्रेशन मासेस के बीच में, तो ये इनका जो डिसीजन है वो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी करा। जस्ट लाइक जैसे कलीग थे मोतीलाल नेहरू, सी अरदास, एन सी केलकर, जो कि ऑर्गेनाइज करा था स्वराज पार्टी भी। जो फाउंडेशन थी स्वराज पार्टी की वो रखी गई थी 1 जनवरी 1923 को। और ये कांग्रेस कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी थी। ये प्रपोज करती है एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम डाइवर्ट करने के लिए मूवमेंट को। वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम से रेस्ट्रिक्टिव की तरफ, जो कि एनकरेज करेगा अपने मेंबर्स को कि वह एंटर करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इस्टेब्लिश करेंगे मतलब अपने आप को। मॉन्टेग्यू रिफॉर्म जो कि 1919 में थे, इलेक्शंस के थ्रू आएंगे और उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे एक तरीके से, ओके। और इस इलेक्शन में क्या होता है कि जो इलेक्शन है वो 1930 में होता है। और जो स्वराज पार्टी थी वो 45 सीट ले लेती है 145 में से। और प्रोविंशियल इलेक्शन जो कि सिक्योर करते हैं कुछ सीट्स सेंट्रल प्रोविंसेस में, और सिक्योर करते हैं क्लियर मेजोरिटी। बंगाल के अंदर स्वराज पार्टी थी, वो लार्जेस्ट पार्टी थी, वो फॉलो
करती है पॉलिसी ऑफ अनडाइल्यूटेड अपोजिशन, और जो स्वराजिस्ट थे वो डिमांड करते हैं रिलीज सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से रिपील करना चाहते हैं, कुछ रिप्रेसिव लॉ जो कि इम्पोज करे गए गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन सी आर दास की डेथ के बाद 1925 में तो ड्रिफ्ट करते हैं एक पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट के साथ, और इसकी वजह से डिसेंशन हो जाता है, पार्टी जो कि ब्रोक हो जाती है 1926 के अंदर में। साइमन कमीशन 1927 में आता है, जो एक्टिविटीज़ थी स्वराज पार्टी की वो इंट्रोड्यूस करी जाती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और वो रिवाइव करते हैं। वर्किंग डायर के सिस्टम को वो इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। मोन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो कि 1919 में थे उसके द्वारा। ठीक, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपॉइंट करती है साइमन कमीशन नवंबर 1927 में, और जो जितने भी मेंबर्स होते हैं कमीशन के वो यूरोपियंस वाइट्स ये होते हैं, और जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर हैं वो फेल करते हैं इंसल्ट डिसाइड करते हैं बॉयकॉट का, ठीक है, कमीशन का, क्योंकि इसके अंदर में सारे वही थे अंग्रेज, इसमें किसी एक भारतीय को नहीं मतलब लेके आ रहे थे, और ये खासकर 1919 के एक्ट पे रिपोर्ट बनाने आए थे कि किस तरीके से ये चल रहा है किस तरीके से नहीं। और जब भारत के लोगों के लिए कानून बन रहा है, भारत के लोग ही नहीं है उसमें, तो ये तो गलत है। तो इसमें जब ये आया था साइमन कमीशन के नारे भी लगे थे, और इसी दौरान साइमन कमीशन का जिस टाइम पे विरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत राय जी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि इन पे काफ़ी लाठी डंडे से पुलिस उनको मारती है और उनकी डेथ हो जाती है। और इसी डेथ से जो भगत सिंह थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और उन्होंने बदला लेने का भी सोचा होता है, और वो सॉन्डर्स को भी मारते हैं, मतलब दिसंबर 1928 में। ये हालांकि गलती से मर जाते हैं, मारना तो किसी और को चाह रहे थे। उसका नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। नेहरू कमेटी 1928, जो कमेटी है वो सेटअप करी जाती है चेयरमैनशिप में मोतीलाल नेहरू की, जो कि डिटरमाइन करती है कुछ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन। इनके कुल मिला के जो साइमन कमीशन तो ये कर ही रहा था, लेकिन अब यहाँ पे बोल देगा भारत में कुछ लोगों को कि आप एक काम करो, आपको अपने कुछ प्रोविजंस डलवाने, तो आप एक साथ सहमति होकर हमको अपना ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दो भाई, तो हम उस चीज़ को कंसिडर कर लेंगे। तो ये जो चीफ आर्किटेक्ट थे इस रिपोर्ट के वो मोतीलाल जी थे, एंड तेज बहादुर सप्रू थे। और जो रिकमेंडेशन थी उसने काफ़ी ज़्यादा लिवेबली डिबेट वगैरह छेड़ दी थी, और जो गोल था ये था कि डोमिनियन स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 14 पॉइंट थे जिन्ना के। 9 जनवरी 1929 को आई है। जिन्ना जो कि लीडर थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी नेहरू रिपोर्ट को। जिन्ना ने ड्रॉप करी अपनी लिस्ट ऑफ डिमांड, जिसको 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना के नाम से जाना जाता है। लाहौर सेशन दिसंबर 1929, जो कि एनुअल सेशन होता था कांग्रेस का, तो जो कि हुआ था लाहौर के अंदर दिसंबर 1929 में, किसके प्रेसिडेंटशिप में, जवाहरलाल नेहरू की। वो एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं पूर्ण स्वराज करके, और ये ही एक इनका गोल होता है नेशनल मूवमेंट के लिए। 31 दिसंबर 1929 को न्यूली अडॉप्ट ट्राई कलर फ्लैग को फहराया जाता है। 26 जनवरी 26 जनवरी को, और उस दिन बोल दिया जाता है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है और हम इसको इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और ये हर साल बनाने का तय करा जाता है। और तब से लेकर आज तक जो 26 जनवरी उसको इंडिपेंडेंस डे ना करके हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे, क्योंकि उस दिन हमने फिर कानून लागू कर दिया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था, और हमारा देश तो आज़ाद हो गया था 15 तारीख में, लेकिन हम पहले से ही बना रहे थे ये चीज़, तो आज भी वो हमारी कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दांडी मार्च 1930 में एक अचीव करने के लिए गोल कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गांधी जी लॉन्च करते हैं। अनदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी स्टार्ट करते हैं मार्च साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 से, जो कि स्मॉल विलेज है दांडी, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। तो 240 मील की यात्रा को कवर करते हैं 24 दिन में, 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो सॉल्ट कानून को ब्रोक कर देते हैं, यानी कि वो नमक बना देते हैं वहाँ पे जाके। ओके, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आ जाती हैं। और अगर देखें तो ये जो मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था पेट्रोटिज्म से सोल्जर्स के बीच में। और गढ़वाल सोल्जर्स जो थे उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया था पीपल पे फायर करने के लिए। पेशावर में गांधी जी थे वो, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है 5 मई 1930 को ही। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, और फिर दोबारा बॉयकॉट होना स्टार्ट हो जाता है फॉरेन गुड्स का, नेशन वाइड हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
जिसमें लेडीज़ भी पार्टिसिपेट करती हैं। बाद में जो कुछ फॉलोअर्स रिप्रेसिव मेजर्स लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मास अरेस्ट होता है, लाठीचार्ज होते हैं, पुलिस फायरिंग, 1 लाख लोग जो हैं वो जेल में जाते हैं। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होती है लंदन के अंदर में। 12 नवंबर 1930 को डिस्कस करी जाती है साइमन कमीशन के द्वारा, और टोटली बॉयकॉट करी जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू। और जो कमीशन है वो प्रपोज करता है सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविंसेस में एंड फेडरेशन में, ब्रिटिश इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स जो कि सेंटर के। और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मुस्लिम लीग के, लिबरल्स एंड जो अदर पार्टीज़ के, वो असेंबल होते हैं डिस्कशन के लिए कमीशन रिपोर्ट पे। और इन एब्सेंस ऑफ प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो एडजर्न होती है 2 जून 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट, ये दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931 को होता है। 1931 में जो 2 मॉडरेट स्टेट्स में थे, सप्रू एंड जयकर, वो इनिशिएट करते हैं एफर्ट्स, ब्रिंग आउट करते हैं रेप्रोचमेंट बिटवीन गांधी जी एंड गवर्नमेंट। 6 मीटिंग्स होती हैं वायसरॉय के साथ लॉर्ड इरविन की। फाइनली साइन होता है पैक्ट दोनों के बीच में 5 मार्च 1931 को, जहाँ पे जो कांग्रेस है जो कांग्रेस है वो कोल्ड ऑफ कर देती है मूवमेंट को एंड एग्री होती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और इसी चीज़ को बोला जाता है, यही था एक वो, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 में, ये हेल्ड होती है लंदन में। वॉइस रॉयल्टी थी लॉर्ड विलिंगटन की ड्यूरिंग सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच में। गांधी जी अटेंड करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे। कुछ नथिंग मच वॉज एक्सपेक्टेड, यानी कि गवर्नमेंट से कोई कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा रही थी लंदन की गवर्नमेंट थी। और वर अपोज टू एनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशन बीइंग फेल्ट एज गांधी कुड नॉट, मतलब गांधी जी एग्री नहीं करते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कि थे रेमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस थी वो ख़त्म होती है 1 दिसंबर 1931 को बिना किसी कॉन्क्रीट रिजल्ट के। कम्युनल अवार्ड, जिसको मैकडोनाल्ड अवार्ड या 16 अगस्त 1932 को हुआ था, जिसमें गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है लंदन से आने के बाद। रेमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस करते हैं अवार्ड ऑन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 16 अगस्त 1932 को। और जो बिसाइड्स कंटेनिंग प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, सिख एंड यूरोपियन, इट एनविसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस ऑल्सो, यानी कि इनके अलावा वो डिप्रेस क्लासेस का भी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी थोड़ा तूल पकड़वाते हैं। गांधी जी को वो डीपली ग्रीव्ड थे इस चीज़ से, और वो किस पे बैठ जाते हैं, अनशन पे, इस चीज़ के खिलाफ। वो चाहते हैं कि हमारा जो भारत है वो डिवाइड ना हो कम्युनल बेसिस पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो यही चाहते थे कि आपस में ये इस तरीके से लड़ते रहें एक तरीके से। ठीक, और ऑलमोस्ट जितने भी इंडियन मासेस मीटिंग थी वो होती हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर जो थे डिफरेंट परसुएशंस के, जैसे मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर, एम सी राजा, वो एक्टिव हो जाते हैं। इन द एंड वो सक्सीड होते हैं, एक एग्रीमेंट होता है फिर पूना पैक्ट करके, क्योंकि अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस को एक अलग से रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि नहीं साथ ही में हो। तो फिर बाद में पूना पैक्ट होता है, जिसमें जो कुछ सीट जो रिजर्व कर दी जाती हैं कुछ डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए चीज़ें, ठीक, अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होता है इनके लिए, एक रिजर्व कर दिया जाता है। ओके, और फिर बाद में जो पूना पैक्ट जैसे ही होता है तो गांधी जी अपना ये जो अनशन है उसको तोड़ देते हैं, और फिर जॉइंट इलेक्टोरेट वाली चीज़ों पे एग्रीमेंट हो जाता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर से दिसंबर 24 तक चला। 1932 में ये हुआ, ये हेल्ड हुआ था 1932 में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ्रूटलेस हुआ ये। नेशनल लीडर्स मतलब को जेल में भी डाल दिया गया था ना इस वजह से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो कि सबमिट होती है 1935 में, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। और ये जो न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो रिसीव करता है रॉयल एसेंट 4 अगस्त 1935 को। और जो एक्ट था वो कंटिन्यू हो जाता है और एग्जिस्ट करता है अपने सारे फीचर्स, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन और रिफॉर्म्स वगैरह लाए जाने थे उन सबको एडिशन करके, क्योंकि साइमन कमीशन ने जो जो रिकमेंडेशन दी थी अब वो सारी चीज़ें भी तो इनकलकेट करनी थी ना इनमें। इस एक्ट में क्या था, इंट्रोड्यूस करा गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, एबलिश करा गया डायरकी को प्रोविंसेस में,
मिनिस्टर्स को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया। लेजिस्लेटिव एंड फेडरेशन सेंटर में बनाई गई। एक्ट जो था 1935 का, उसको कंडेम्ड करा गया। नियरली जितने भी सेक्शन है इंडियन पब्लिक ओपिनियन के, एंड यूनिमसली रिजेक्ट करा गया कांग्रेस के द्वारा। जो कांग्रेस थी वो डिमांड कर रही थी अपने लिए कन्वेंशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि इलेक्टेड थी बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि फ्रेम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के रिगार्डिंग जो जवाहरलाल नेहरू तो ने रिमार्क करा कि एक न्यू चार्टर है स्लेवरी का, और जो कांग्रेस है उसने अपोज भी करा था इस एक्ट का, लेकिन उसने इलेक्शन करा दिए थे, जो कि 1 अप्रैल 1937 को होते। जो जितने भी मिनिस्टर वगैरह होते उन सब ने इसको एक्सेप्ट करा, और जो मुस्लिम लीग थी वो भी खुश नहीं थी किससे, कांग्रेस रूल से, स्पेशली जिन्ना खुश नहीं थे। और वो बोलते हैं कि जो कांग्रेस वॉज ड्रंक विद पावर एंड वॉज ओप्रेसिव अगेंस्ट मुस्लिम। कांग्रेस जो है वो पावर के नशे में है और वो ओप्रेसिव करना मतलब ओप्रेसिव है मुस्लिम्स को, मतलब कुल मिला के वो दबाना चाह रहे हैं मुस्लिम्स को। तो चलिए बाकी एज सच आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।